हेलो फ्रेंड्स, डीआरडीओ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बारीकियों को बताना है, जिसका जिक्र मैटी की किताबों में मिलता है। डीआरडीओ की हमेशा से ये कोशिश रही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाए। हमारा मकसद किसी संगठन या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं डॉक्टर असलम, मिर्जापुर यूपी से। आज का विषय वेरिएशन इन डोजोलॉजी पर है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की यात्रा 1865 से शुरू हुई, जब महात्मा मैटी ने दुनिया के पटल पर एक नई चिकित्सा पद्धति की सौगात रखी। 1865 से लेकर 1896 तक की यात्रा पैथी का स्वर्णिम समय था। इन 30 साल में मैटी ने अपनी पैथी से हजारों रोगियों को ठीक किया और अपनी पैथी को पूरी तरह से स्थापित किया। और इन 30 साल में पैथी इटली से निकलकर दुनिया के अलग अलग कोने में पहुंची। बहुत लोग उनके फॉलोअर बने तो कुछ आलोचक, लेकिन मैटी डटे रहे। मेरे बहुत से दोस्त ये जानना चाहते हैं कि महात्मा मैटी का तरीका क्या था, वह किस प्रकार अपने रोगियों को दवा देते थे। तो दोस्तों, आज का विषय इसी पर है। आइए जानते हैं क्या था महात्मा मैटी का तरीका। जब हम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को देखते हैं तो मैटी जिक्र करते हैं कि उनके डाइल्यूशन बनाने का तरीका क्या था। वह कहते हैं कि एक गिलास पानी यानी 180 ml में 1 से 3 गोलियां उसमें घोलकर प्रथम डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसे वह रोग की तीव्रता के अनुसार 15-15 मिनट पर एक एक चम्मच पीने की सलाह देते हैं। इसी प्रकार प्रथम डाइल्यूशन की 1 चम्मच यानी 5 ml की मात्रा फिर 1 गिलास पानी यानी 180 ml पानी में मिलाकर वह दूसरा डाइल्यूशन बनाते हैं, और इसी तरह इस दूसरे डाइल्यूशन की 5 ml मात्रा को फिर 180 ml पानी में मिलाकर तीसरा डाइल्यूशन बनाते थे। ये पेज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से लिया गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। जब हम उनके द्वारा बनाए गए डाइल्यूशन की तुलना आज के तरीके से करते हैं तो दोनों में कोई तालमेल नहीं मिलता और चिकित्सक के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि महात्मा मैटी जिन गोलियों से अपने डाइल्यूशन बनाते थे, वह गोलियां दवा की क्रूड फॉर्म होती थी। कहने का मतलब यह है कि उन गोलियों को औषधि के मूल सत्व यानी स्पेजरिक इसेंस द्वारा प्रिपेयर किया जाता था। इसीलिए मूल सत्व के गुण रखने वाली यह एक गोली ही अपने अंदर शक्तिशाली औषधीय गुण रखती थी, जिसका असर उसके द्वारा बने डाइल्यूशन में मिलता था। इस प्रकार महात्मा मैटी इलेक्ट्रिसिटीज को छोड़कर अपनी सभी दवाएं गोलियों में बनाते थे और फिर इन्हीं गोलियों से उनके डाइल्यूशन तैयार करते, जबकि इलेक्ट्रिसिटीज को उन्होंने कभी भी गोलियों में नहीं बनाया। उनकी किताबों में इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग सिर्फ तरल में ही मिलता है। जब वह मलहम, कंप्रेस या लोशन की बात करते हैं तो हमेशा संबंधित औषधियों की गोलियां और संबंधित बिजली के तरल का ही उल्लेख करते हैं। भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आगमन मैटी के जीवन काल में ही हो गया था। डॉक्टर ए शॉर्टर की किताब थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार 1870 से 1880 के बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रसार भारत में हो चुका था और 1890 के आसपास फादर मुलर द्वारा कनकनाडी, मैंगलोर, कर्नाटका में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चैरिटेबल लेप्रोसी हॉस्पिटल की स्थापना हो चुकी थी। इस हॉस्पिटल के विजिटर रूम में मैटी की स्टैचू और दानशिला में मैटी के नाम तथा मैटी के द्वारा दिए गए दान राशि का उल्लेख इस बात का पक्का प्रमाण है कि जब फादर मुलर भारत आए थे तो वह विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ही थे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों द्वारा कुष्ठ रोगियों का उपचार करते। प्रथम विश्व युद्ध तक फादर मुलर इटली से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधि मंगाते रहे और महात्मा मैटी की तरह औषधि का प्रयोग करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहीं न कहीं दवाओं की आवाजाही बाधित हुई और फादर मुलर के समक्ष ये बड़ी समस्या पैदा हुई, जिसकी वजह से कनकनाडी, मैंगलोर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाता टूट गया और धीरे धीरे फादर मुलर होम्योपैथी की ओर चले।
इधर उत्तर भारत में डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना जी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के संपर्क में आए, जिन्हें प्रथम भारतीय इलेक्ट्रोहोमोपैथ माना जाता है। यहाँ थोड़ा मतभेद पैदा होता है। जब कुछ किताबों के अनुसार पहला इलेक्ट्रोहोमोपैथिक कॉलेज खोलने का श्रेय डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना को जाता है, तो कुछ में यह श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर NL सिन्हा जी के नाम है, जबकि बंगाल में डॉक्टर HD बनर्जी का जिक्र मिलता है। इसी के साथ भारत में जहां सिन्हा युग की शुरुआत हो रही थी, वहीं मैटी के सबसे योग्य शिष्य थियोडर क्रॉस वापस जर्मनी पहुंच गए और जर्मनी से इलेक्ट्रोहोमोपैथी का प्रचार प्रसार शुरू किया। यह वह समय था जब इलेक्ट्रोहोमोपैथी का प्रसार भारत के साथ साथ यूरोप के कई देशों में हो चुका था, और जब तक इटली से लोगों को दवा मिलती रही, तब तक लोग उन दवाओं को मंगाते रहे और मैटी जी के अनुसार उनका प्रयोग करते रहे। विश्व युद्ध की मार और वेंट्रोली मैटी की उदासीनता के चलते जब इटली में औषधियों का बनना बंद हुआ, तब मैटी के फॉलोअर्स के पास अन्य विकल्पों को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थियोडर क्रॉस ने मैटी के प्रति पूरी वफादारी दिखाई और इलेक्ट्रोहोमोपैथी की फार्मेसी, जिसके बारे में मैटी जी ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि वह इसकी दवाएं कैसे बनाते थे और उनका प्लांट कंपोजिशन क्या था, को जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में जगह दिलाई, जो आज भी GHP में सिंपल मेथड और क्रॉस मेथड के रूप में दर्ज है। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले क्रॉस और उसके बाद कई जर्मन कंपनीज ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के स्पेजिरिक इसेंस बनाने शुरू किए, जिससे इटली से दवा बंद होने से होने वाली असुविधा खत्म हुई और दुनिया के अलग अलग जगहों पर अब जर्मनी से दवाओं की आपूर्ति होने लगी। क्रॉस के इस कार्य ने उन्हें मैटी का सबसे महान फॉलोअर सिद्ध किया। आज जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की कोई ऑफिशियल फार्माकोपिया न होने के बावजूद GHP में दर्ज यह दोनों मेथड इलेक्ट्रोहोमोपैथी की फार्मेसी को कुछ न कुछ तो आधार देते ही हैं। भारत में डॉक्टर बलदेव प्रसाद, डॉक्टर HD बनर्जी और डॉक्टर NL सिन्हा साहब, इनमें से किसी ने भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी की फार्मेसी का सेटअप नहीं लगाया। यह जब तक कार्य करते रहे, इन्होंने जर्मनी से मंगाए गए स्पेजिरिक से ही अपनी दवाएं बनाई और खुद भी लोगों का उपचार किया और दूसरे चिकित्सकों को भी ये दवाइयां उपलब्ध कराते रहे। मैं जिक्र करना भूल गया कि जब थियोडर क्रॉस ने स्पेजिरिक के दोनों मेथड GHP में दर्ज कराए, उसके बाद महात्मा मैटी के द्वारा बनाए जाने वाले डाइल्यूशन के फार्मूले में परिवर्तन हो गया। जर्मन निर्मित स्पेजिरिक से अब डाइल्यूशन 1 और 9 के अनुपात यानी डेसिमल स्केल से बनने लगे, जो आज भी प्रचलित है। इधर सिन्हा साहब ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया, जिसे वह 50 मिलीसीमेल स्केल कहते थे। इसमें डाइल्यूशन को 1 और 47 के अनुपात से बनाने लगे। इसमें होता यह था कि सिन्हा साहब स्पेजिरिक मंगाते और अब उसे 1 और 9 के अनुपात से मिक्स करके ओरिजिनल बनाते। यही ओरिजिनल बाकी चिकित्सकों को उपलब्ध कराया जाता और इसी ओरिजिनल से आगे डाइल्यूशन बनाया जाता था, जिसका अनुपात 1 और 47 का था। इसमें 48 झटके भी दिए जाते थे। पूरे सिन्हा युग में भारत में यही तरीका प्रचलित रहा, जो कुछ चिकित्सकों द्वारा आज भी चल रहा है। इस प्रकार इलेक्ट्रोहोमोपैथी की इस यात्रा में मुख्यतः डाइल्यूशन बनाने की 3 विधियां दिखाई दी। पहला मैटी जी द्वारा, जिसे मैंने यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो ये जो टेबल आपके सामने है, इसमें मैटी जी का मेथड है, ये सिन्हा साहब का मेथड है और तीसरा क्रॉस मेथड है। पिछले 25 साल के सफर पे नजर डालें तो अब भारत में कई फार्मेसी हो गई हैं जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के स्पेजिरिक बना रही हैं। इसमें हमें कोल्ड एक्सट्रैक्शन, सिंपल मेथड और क्रॉस मेथड देखने को मिलता है। भारत की यह सभी फार्मेसी कंपनीज आज भारत के हजारों इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सकों को औषधियां D3 फॉर्म में उपलब्ध करा रही हैं, जिसे चिकित्सक अपने हिसाब से डाइल्यूट करके रोगियों का उपचार कर रहे हैं। इनमें से डाइल्यूशन का कौन सा तरीका सही है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जिस तरीके को इस्तेमाल कर रहा है
वह उसी तरीके की पैरवी करता है। यदि जीएचपी की नज़र से देखें तो कायदा यही कहता है कि सबसे बेहतर तरीका 1 और 9 का अनुपात ही सही होगा, क्योंकि यह सच है कि मैटी के साथ थियोडोर क्रॉस ही थे जिन्होंने मैटी का सारा कार्य देखा था। मेडिसिनल प्लांट का कंपोजिशन भी क्रॉस की बुक्स में ही मिलता है। इलेक्ट्रोहोमोपैथिक स्पेजिडिक का तरीका भी क्रॉस ने दिया है, इसलिए थियोडोर क्रॉस सबसे विश्वसनीय लगते हैं। और आज 1 और 9 के अनुपात से काम करने वाले चिकित्सकों की तादाद सबसे ज्यादा है। दोस्तों, आप कौन सा तरीका चुनते हैं, यह आपका विकल्प है। रोगी के शरीर में दवा किसी भी तरीके से जाए, वह निश्चित ही रोग पर कुछ न कुछ असर जरूर डालेगी। बस ध्यान रहे कि वह असर हमारे पैथी के नाम के अनुरूप होना चाहिए, जिसे हम तत्काल प्रभावी रूप के नाम से जानते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।